तो हेलो दोस्तों, फिर अब बारी है ताम्रपाषाण। क्या? ताम्र पाषाण, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसे चालुक्य एज भी कहते हैं। नवपाषाण युग के अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। ठीक है। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरण का भी प्रयोग होने लगा। ताम्रपाषाण युग को चालुक्य युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। भारत में भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहार और गिलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनारस घाटी के सूखे भाग में स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण में उत्खनन हुआ। मालवा से प्राप्त मध्यभाड़ों और ताम्रपाषाणी मध्यभाड़ों में उत्कृष्ट माना गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे, नेवासा और देमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनागांव, झामगांव, प्रकाश और नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए हैं। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे अहमदाबाद जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाईं तट पर अवस्थित है। इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, वीरभूमि, बिहार, चिरांद, सोनपुर, ताराडीही, पूर्व उत्तर प्रदेश, रेवाड़िया, दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ती है। आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुड़ इसका स्थानीय केंद्र है, जहां तांबे के टुकड़ों की ही मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे, हिरण का शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं थे। वे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, आलसी तथा कपास उगाते थे। वे क्या क्या करते थे? तो वे करते थे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मटरी, रागी, मड़वा, अलसी तथा कपास उगाते थे। ठीक है। वे मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग करते थे, जिसे क्या कहते थे? बसी का प्रयोग करते थे, जिसे मछली पकड़ने के कांटे। ठीक है। वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। वे लोग जो है अपना गीली मिट्टी थोप कर घर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। वे तांबे का शिल्प कर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। वे पत्थरों के मनकों या गुटकों भी बनाते थे। वस्त्र निर्माण से भी वे सुपरिचित थे। ठीक है। लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। ठीक है। ताम्रपाषाण लोग मृत देवी
की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थी। बस्तियां छोटी और बड़ी होती थी। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं हैं तीर की नोक, बरछे के फल, बसियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। यहाँ गैरिक मध्यभांड ओसीपी भी पाया गया है। ठीक है, यह एक लाल अनुलेपित भाड़ है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और प्रायः कलश के आकार में होता है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय है, कुछ हड़प्पाकालीन तो कुछ हड़प्पोत्तर। ठीक है, मतलब ये सब जो है आपके ताम्रपाषाणकालीन युग में जो है ये सब पाए गए थे। ठीक है, और वे जो है घोड़े से परिचित थे कि नहीं, तो ये जो है आप लोगों को शायद वो लोग बोल देंगे नहीं पता, पर देखते हैं। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाणकालीन अवस्था है। कोट दीजी और हायथा की संस्कृति हड़प्पाकालीन है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांस का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किए और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व तक बनी रही। इसके लुप्त होने के कारण 1200 ईस्वी के बाद से वर्षा की मात्रा कमी आना माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणी संस्कृति का प्राप्त हुई है। इस युग में लोग पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तट पर घर बनाए वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे। वे चाकों पर बने काले लाल मृदभांड BRW का प्रयोग करते थे। उनकी प्राकाश्य अवस्था से लगता है कि उन्हें सर्वप्रथम चित्रित मध्यभांडों यानी PGW का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन मध्यभांड का प्रयोग करते थे। लोटा एवं थाली दोनों उनके द्वारा प्रयुक्त होता था। ताम्रपाषाणकालीन में पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, ऊंट, कायथा और एरण उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके, वे विस्तृत कृषि भी ना कर सके। हल और पवाड़ा न होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। कांस के उपकरणों के प्रयोग से कीट मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु नदी में घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यता के विकास सहायता मिली। ताम्रपाषाण लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्ययुगी लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाणीय गैरिक मध्यभांड वाले लोग हड़प्पावासियों के समसामयिक थे और वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। ठीक है, नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरापाषाण है, जो यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मध्यभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितियाँ हरित उत्कीर्ण है। ठीक है,
तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया जी। ताम्रपाषाण काल, क्या ताम्रपाषाण काल, जिसे अपन लोग चौलपलेथी भी कहते हैं। अब बारी है जी, अब किसकी बारी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अपन लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है 2500 से 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। कब? 2500 से 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का काल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता आद्य अरे यार क्या हो रहा है? तो सैंधव सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के लोग को तांबे Cu में टीन CSN मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। हड़प्पा के लोगों को तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। ठीक है, ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर सिंध घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन। कब? 1826। कब? 1826। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? 1826। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन। कब किया गया था? 1826 चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन। लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान हुआ। कब हुआ था? लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान हुआ, जब जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता लगाया। किसका पता लगाया? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किसने पता लगाया? जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। कौन? जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसीलिए पड़ा क्योंकि 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मोटगुमारी जिला नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाए। मोहनजोदाड़ो किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। उक्त दोनों स्थलों पर
तो सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कब 1922 में किसने राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित हैं। उक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था के खोज की विधिवत घोषणा की। बाद में J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. टेल्स ने 1963 ईस्वी से मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया। पंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंधु में है, लेकिन सिंधु सभ्यता दक्षिण और पूर्व में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तर अफगानिस्तान तक विस्तृत है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग 1000 सालों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, जनहुद्रो, गुजरात का लोथल, उत्तर राजस्थान का कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का समुचित क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया क्षेत्र से काफ़ी अधिक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत का पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। मांड कश्मीर, जो कि मांड में है। फिर आप लोगों का आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में, एवं दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। कालीबंगा और बनवाली में हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, कालीबंगा संस्कृति का प्रमाण मिलता है। यह बिना पक्की ईंटों के चबूतरों, सड़कों तथा नालियों के अवशेष हड़प्पा युगीन है। सुतकांगेडोर और सुरकोदता जैसे समुद्री नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहां नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। गुजरात की काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर और रोजगीड़ी नामक स्थलों में इस सभ्यता की उत्तरावस्था का संकेत मिलता है। प्रथम नगर योजना हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तर विशिष्टा नगर नियोजन। प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्गीय सदस्य रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंट के मकानों वाला नगर बसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारत का अलेक्जेंडर कनिंघम को।
1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एवं विभाग है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। डी.पी. अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। मुंड मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। मार्शल के अनुसार मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी माना है। हिल्लार के अनुसार 2500 से 1200 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मेनेसन कनिंघम एवं कनिंघम ने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मेसन कनिंघम, एम. व्हीलर, माधो स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन का चरमोत्कर्ष काल 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अब आते हैं जी प्रमुख वस्तुएं। ठीक है, प्रमुख वस्तुएं कहाँ पे क्या क्या मिला था। प्रमुख वस्तुएं तो तांबा जो है कहाँ पे मिला था। बलूचिस्तान, राजस्थान, ठीक है, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, यहाँ पे तांबा मिला था। तांबा कहाँ पे मिला था। बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान पे तांबा मिला था। टीन जो है बंगाल, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे मिला था। चांदी जो है अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान। लाजवर्द जो है बदख्शां, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया पे मिला था। सोना जो है मैसूर, कंधार, अफगानिस्तान पे मिला था। स्फटिक जो है पामीर, कश्मीर, फारस में मिला था। जेमोनिया जो है महाराष्ट्र में मिला था। फिर आप लोगों का आता है शंख जो है कोड़ी, ये जो है दक्षिण भारत, सौराष्ट्र में मिला था। फिर आता है गोमेद जो कि सौराष्ट्र में मिला था। फिर आता है सिलखाड़ी जो कि बलूचिस्तान, राजस्थान में मिला था। फिर आता है सीसा, ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान में मिला था। फिर आता है हरित नीलमणि जो कि ईरान पे था। फिर आता है नीलमणि जो कि महाराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के
पतन का कारण, पतन का कारण हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण नदी की शुष्कता। तो ये जो है शुद्ध और अग्रवाल ने किया था। अस्थिर नदी तंत्र पतन के कारण, और इसके जो है मत जो है लेब्रिक ने दिया था जलवायु परिवर्तन। ये जो है आर्ले स्टीन और ए.एन. घोष ने की थी। फिर आता है प्राकृतिक आपदा, ये जो है KUR कैंडी ने की थी। फिर आता है भूकंप, रिक्स टेलस, ये जो है पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस ने की थी। फिर आता है आर्य का आक्रमण, ये जो है आर मार्टिमर होलियर ने की थी। फिर आता है ब्राह्मण आक्रमण, बराह आक्रमण, ये जो है गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, बाढ़ मेकराव मिर्स ने की थी। ठीक है। सैंधव दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे। खुदाई में 16 के गुणकों के बाँट प्राप्त हुए हैं, जैसे 16, 64, 160, 324, 640 आदि। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1 था। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। सैंधववासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है, क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी ना जा सकी। इसकी लिपि भावचित्रात्मक यानी फोटोग्राफिक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह हैं? 64 मूल चिन्ह है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह है। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज, चावल, जौ, खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, चूसी, तेल एवं सरसों। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिलते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। लोथल में मिट्टी से निर्मित घड़ों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सैंधववासी मातृदेव की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु मोहरों का एक श्रृंगी साँड़ के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंध सभ्यता के लोथल एवं कालीमंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। पालतू पशु बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधा, ऊंट, कुब्बड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा, यदि गाय के साक्ष्य नहीं मिले। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरप्पिया कहा गया। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरप्पिया कहा गया। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था।
सेंधववासी लोहे से परिचित नहीं थे। सेंधववासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। 10 मीटर चौड़ी। हड़प्पा लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। सेंधवकालीन मोहरों बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सेंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मुद्राएं हैं। वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। सेंधवकालीन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली है। हड़प्पाकालीन पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान है। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा है। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह कौन था? लोथल एवं सुरकोतदा। लोथल से एक तराजू पाया गया है। सेंधववासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्य प्रथा सभ्यता में प्रचलित थी। सेंधववासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। ठीक है। सिंधु नदी की बाढ़। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हड़प्पा से तांबे से बनी हुई एक एका गाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वेक्षण नमूना है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है जहां विदेशी जलायानों का आगमन होता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर सभ्यता की खाड़ी में स्थित है। 1955 से 1956 में हुई खुदाई में यहाँ 216 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी ईंट से निर्मित गोदी का पता चला। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाने युगल सावधान का साक्ष्य गया है। ऊँट की हड्डियों कालीबंगा से प्राप्त हुई है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। चनोदड़ो से दवा तथा मणिके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया युगल सावधान का साक्ष्य गया। ऊँट को हड्डियाँ
कालीबंगा से प्राप्त हुई। घोड़े की अस्थियां का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। चनहुदड़ों से दावत तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। धार्मिक प्रतीक के चिन्ह, ताबीज इनके द्वारा वे भौतिक विधियों अथवा प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। स्वास्तिक सूर्योपासना का प्रतीक, यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। योगी के रूप में बैठे पुरुष शिव को आज भी योगीश्वर का नाम से संबोधित किया जाता है। श्रृंग, महाभारत में शव को त्रिशृंग कहा गया है। श्रृंग शिव से संबंधित है। बैल सहायकारी देवता शिव का वाहन था। यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु था। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होता था। भैंसा, एक मुद्रा पर भैंस व्यक्ति को उछले हुए एक अन्य मुद्रा पर व्यक्तियों के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता को शत्रुओं का विजय का प्रतीक है। नारा, नाग, इनकी भी पूजा होती थी। बैल, भेड़ एवं बकरी की हड्डियों के ढेर, पशु बलि का घोतक, कांस्य नर्तक, मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। शव के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री मृत्यु के बाद जीवन में विश्व शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाना धार्मिक विश्वास का घोतक। 2 शवों का एक साथ दफना जाना, पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच शैव संबंधी का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की सबसे पूजा मिलती है। ठीक है, ये सब आपका धार्मिक प्रतीक के चिन्ह थे। मतलब इनसे धार्मिक प्रतीक के चिन्ह थे, मतलब इनसे जो है प्रतीक के चिन्ह, यानी कि उनके धार्मिक में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, ये सब बारे में 14 पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब बारी है जी, अब क्या बारी है अब बारी है आप लोगों का सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल एवं उनकी तटीय स्थिति। ठीक है, तो जो है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन एवं उनकी तटीय स्थिति के बारे में जानेंगे। मतलब उनकी जो है नदी, खुदाई वर्ष, जगह का नाम, उत्खननकर्ता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी रावी नदी। रावी नदी के बारे में हम लोग जो है इसको जो है 1921 ईस्वी में खुदाई हुई। ठीक है, किसकी? हड़प्पा की। रावी नदी के पास में है जी रावी नदी के पास में कौन है? हड़प्पा। और ये जो है मंगट गुमुरी, पंजाब पाकिस्तान, दयाराम साहनी उत्खनन करता है जी। फिर आता है आपका मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है बोलने से? सिंधु नदी के किनारे पे है।
ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पे है, सिंधु नदी के किनारे पर है। फिर आता है सिंधु नदी, सिंधु नदी। फिर आता है आपका अमीरी, अमीरी जो है 1929, ठीक है। फिर आता है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पे है। इसके उत्खननकर्ता NG मजमदार। दासक नदी यानी कि 1927 ईस्वी में सूतकांगेडोर, सर ओरल स्टीन, ठीक है। फिर आता है आपका हिंडन नदी, हिंडन नदी जो है आलमगीरपुर की मतलब किनारे है और इसके उत्खननकर्ता याज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। सतलज नदी 1955 ईस्वी रोपड़ बीबी लाल। मांदर नदी 1953 ईस्वी रंगपुर मंधोस्वरूप वत्स। घांघर नदी 1953 ईस्वी कालीबंगा डॉक्टर ए घोष। इसके उत्खननकर्ता कोड दीजी, ये हुआ था 1955 से 1957 में। FA खान सिंधु नदी किनारे पे है। फिर आता है लोथल भागवा नदी के किनारे पे है। किसका उत्खनन कब हुआ था? 1955 से 63 में। SR राव ने इनकी खोज किया था। फिर आता है प्रासपटान, देसलपुर, सुरकोटदा, बानरावाली, ठीक है। तो जो है लोथल का जो है हम लोगों ने SR राव एवं माधव स्वरू वत्स ने किया था। फिर आता है प्रभास पाटन, ये हुआ था 1956 से 1957, ठीक है। फिर आता है आपका 1963 से 1964, इसके बीच में दसलपुर जिसके उत्खनन करता है KV सोदर राजन। फिर आता है 1972 से 1975 सुरकोटदा JP जोशी। फिर आता है 1973 बानावाली डॉक्टर RS विशिष्ट। फिर आता है बालाकोट अरब सागर 1969। फिर आता है धौलावीरा JP जोशी 1967 से 1968 तक। फिर आता है धौलावीरा गुजरात, ये जो 1990 से 1991 तक डॉक्टर RS विसाट, ठीक है। ये सब आप लोग जानेंगे। फिर आते हैं अपन लोग महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण स्थल तो मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसका क्षेत्र जो है कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। एक सेकेंड, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में।
मेहरगढ़। अन्य एक तो छोटा ब्रेक था, ठीक है। अब बारी है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है क्षेत्र बलूचिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान की, ठीक है। फिर आता है डेरा इस्माइल खान जो कि पंजाब यानी पाकिस्तान पे है। फिर आता है राखीगढ़ी, ये जो है हरियाणा क्षेत्र के साइड में है। फिर आता है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। फिर आता है रुजड़ी एवं प्रभास पाटन जो कि गुजरात क्षेत्र में है। फिर आता है कालीबंगा, ये जो है राजस्थान क्षेत्र में है। फिर आता है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है लोथल, ये हो जो है गुजरात में है, ठीक है। अब बारी है भारतीय नदियों के प्राचीन नाम, ठीक है, क्या प्राचीन नाम, ठीक है। तो सबसे पहला है जी कुंभ, जो कि कुरुम के नाम से जाना जाता है, कुर्म के नाम से जाना जाता है आधुनिक नाम। फिर आता है कुंभा, ये जो है प्राचीन नाम है और इसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वितेस्ता, ये जो है अभी झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अस्किनी, ये जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पुरुषणी, ये जो है रावी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सतुंद्री, ये जो है सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं विपाशा, ये जो है व्यास नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है सदानीरा, ये जो है गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है त्रुष्द्वती, ये जो है घंगर नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है गोमती, ये जो है गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सुवस्तु, ये जो है स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सिंधु, ये जो है अभी सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए हो आप लोग भारतीय नदियों के प्राचीन नाम। कुंभ ये है कुरुम के नाम से जाना जाता है। कुंभा ये काबुल के नाम से जाना जाता है। वितस्ता ये जो है झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी ये जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका परुष्णी, ये जो है आपका रावी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सतुंद्री, ये जो है सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका विपाशा, ये जो है व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सदानीरा, ये जो है गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दसद्वती, ये जो है आपका घंगर नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका गोमती, ये जो है गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका सुवस्तु, ये जो है स्वात नदी के नाम से जाता है। फिर आपका सिंध। प्रमुख स्थल एवं नदी तट, प्रमुख स्थल एवं नदी तट मोहनजोदड़ो, ये जो है सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा ये जो है रावी नदी के तट पे है। रोपड़ ये जो है सतलज नदी के तट पे है। फिर आता है सूतकांगेडोर, ये जो है दासक नदी के तट पे है। फिर आता है लोथल, ये जो है भागवा नदी के तट पे है। फिर आता है आपका कालीबंगा, ये जो है घाघर नदी के तट पे। फिर आता है आपका रंगपुर, ये जो है मांदर नदी के तट पे। फिर आता है आपका आलमगीरपुर। समझिए आप लोग। पहला आता है प्रमुख स्थल जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, सूतकांगेडो, लोथक, कालीबंगा, रंगपुर, आलमगीरपुर। ये जितने भी हैं किस किस नदी के किनारे पे हैं, तो पहला है जी मोहनजोदड़ो, ये जो है सिंधु नदी के किनारे पे है। फिर आता है हड़प्पा, ये जो है रावी नदी के किनारे पे है। फिर आता है रोपड़, ये जो है सतलज नदी के किनारे पे है। फिर आता है सूतकांगेडोर, ये जो है दासक नदी के किनारे पे है। फिर आता है लोथल, ये जो है भगवा नदी के किनारे पे है।
फिर आता है कालीबंगा, ये जो है घाघर नदी के किनारे पे है। फिर आता है रंगपुर, ये जो है मांदर नदी के किनारे पे है। फिर आता है आलमगीरपुर, ये जो है हिंडन नदी के किनारे पे है। मोहनजोदड़ो किसके किनारे पे है? सिंधु नदी के किनारे पे है। हड़प्पा किसके किनारे पे है? रावी नदी के किनारे पे है। रोपड़ किसके किनारे पे है? सतलज नदी के किनारे पे है। सूतकांगीडोर किसको नदी के किनारे पे है? दासक नदी के किनारे पे है। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे पे है। कालीबंगा जो है घाघर नदी के किनारे पे है। रंगपुर जो है मांदर नदी के किनारे पे है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे पे है। ठीक है। फिर आता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, वैदिक शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक शब्द का अर्थ जो है ज्ञान होता है। भारतीय परंपरा में वेदों को औपरोपीय कहा गया है। ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलन कर दिया। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। खगोलीय अधिकार पर जर्मन भरतविधि प्रो हर्मन जैकम्बी अनुसार ऋग्वेद को ऋचाएँ 4500 से 2500 ईसा पूर्व संकलन की गई थी। फिर आता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, वेद त्रयी कहा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा गया है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कंडव और अगिरीस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। ठीक है। ऋषिव मंडल, गोत्समद मंडल ये जो है तृतीय मंडल पे है। विश्वामित्र जो है तृतीय मंडल पे है। वामदेव जो है चतुर्थ मंडल पे है। आत्रि जो है पंचम मंडल पे है। भरद्वाज जो है षष्ठ मंडल पे है। वशिष्ठ जो है सप्त मंडल पे है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति का साक्ष्य मिला। चलिए ऋग्वेद कालीन नदियाँ, अभी बारी है जी किसकी? ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम जो है क्रुम था, क्रुमो, आधुनिक नाम कुर्म है। प्राचीन नाम कुंभा था, आधुनिक नाम काबुल है। वितस्ता जो है झेलम है। फिर आता है अस्किनी। फिर आता है आधुनिक नाम चीनाब।
प्राचीन नाम है परुषणी, आधुनिक नाम है रावी, पुराना नाम है शतुंद्री, आधुनिक नाम है सतलज। बिपाशा जो कि प्राचीन नाम है, ब्यास जो कि आधुनिक नाम है। सदानीरा जो है गंडक है। फिर आता है दशुद्वती जो कि अभी घाघर नाम से जाना जाता है। फिर आता है गोमती जो कि गोमल नदी के नाम से। फिर आता है सुवस्तु जो कि स्वत नदी के नाम से। फिर आता है सिंधु जो कि सिंध नदी के नाम से। यजुर्वेद, फिर आप लोगों का जो है यजुर्वेद याज्ञसूत्र की प्रमुख व्यवस्था कर्मकांड है। इसमें पहली बार राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ है। यह वेद पद एवं गद्य दोनों में है। आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी के पहले है। आर्य सर्वप्रथम सप्त संधव प्रदेश में लाए थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्लासिकल संस्कृति में आर्य का अर्थ एवं उत्तम व्यक्ति है। सुदास ने आर्यों को पराजित किया था। दशराज्य, शुद्ध पुरासनी नदी रावी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध पुरासनी नदी रावी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंडल का जो है कितने ऋग्वेद की किसके मंडल में है? तीसरे मंडल पे है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के दशक मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदियाँ की माता कहा गया है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा। होत्रु किसे कहा जाता है? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु किसे कहा गया है? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को। यजुर्वेद के पठनकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अथर्वयु कहा गया। अथर्वयु किसे कहा गया? यजुर्वेद के पठकर्ता को। यजुर्वेद के पठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद के पठकर्ता को उदगात यानी कि उद्गात कहा जाता है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में वेदत्रयी नहीं आता है। इसमें जादू, टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेद, उपवेद और उसके रचनाकार। वेद, एक सेकेंड, वेद, उपवेद एवं उसके रचनाकार। वेद, उपवेद एवं उसके रचनाकार। तो ऋग्वेद जो है वेद है, उसके उपवेद जो है आयुर्वेद है और उसके रचनाकार जो है धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। फिर आता है आपका यजुर्वेद, ये जो है उपवेद है। धनुर्वेद और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। सामवेद एक वेद है, इसके उपवेद जो है गंधर्व वेद है। फिर आता है आपका रचनाकार जो कि भरत मुनि है। फिर आता है आपका अथर्ववेद, ये जो है आपका वेद है। फिर इसके उपवेद हैं शिल्पवेद और इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। ऋग्वेद काल का समाज काबिल के रूप में संगठित था। ठीक है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक तथा कृषि उनका गौण व्यवसाय था। कृषि किनका था? गौण व्यवसाय था। भरतकुल के पुरोहित वशिष्ठ थे। भरतकुल के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। आर्यों ने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। 21 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में कितने नदियों का जिक्र है? 21 नदियों का। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। ठीक है।
फिर आता है आपका श्रेष्ठ लोगों की संस्था और समिति कहते हैं। राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का अधिक समिति को था। समिति आधुनिक लोक सभा के समान, जबकि विधत आधुनिक राज्य सभा के समक्ष था। ऋग्वेद काल में पुलिस को उग्र कहा जाता था तथा गुप्तचर काल में स्पष्ट कहते थे। ऊनी कपड़े को सामल्य, ठीक है, ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। ऊनी कपड़े को क्या कहते थे? सामूल्य। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंद्र ऋग्वेद काल के सबसे प्रतापी देवता थे, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा गया। किला तोड़ने वाला किसे कहा गया? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वप्रथम 250 बार उल्लेख किया गया। इंद्र का कितनी बार किया गया है? 250 बार किया गया, ठीक है। कृषि संबंधित शब्दावली, ठीक है, कुछ शब्दावली कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली, ठीक है। हल जो है, हल को क्या कहते थे उस समय? लांगल कहते, ठीक है। बैल को जो है वृष कहते थे। जूते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। हल से बनी हुई नालियां को सीता कहते थे। कुआं को अवट कहते थे। बादल को प्रजन्य कहते थे। गोबर को करिस कहते थे। अनाज जमा करने वाले कोठार को स्थवी कहते थे एवं हलवाहे को किनासी कहते थे। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन थे? प्रजापति थे। प्रजापति कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रजापति प्रतापी राजा थे। शूद्रों के देवता पुरुष थे, जो पशुओं से भी संबंध थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित होता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं घृत क्रीड़ा। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा जाता था। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता था? वाप्ता। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। बलि किसे कहते थे? राजा जो कर जो है वसूल करते थे। राजा जो कर वसूल करते उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। मगध में निवास करने वाले लोगों को आर्थिक में वार्ते कहा गया है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पादक थे, जो कि सूत को दही में मिलाकर कर्ब नामक खाद्य पदार्थ था, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर कर्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता। वैदिक काल में जौ, गेहूँ, मूंग, तिल, उड़द आदि प्रमुख अन्न थे। ऋग्वेद आर्यों को बढ़ईगिरी, कुम्हार बनाकर, चर्माकर, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था, परंतु उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया। सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से जाना गया, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक उत्तर ध्रुव विद्वान है। विद्वान का नाम है दयानंद सरस्वती, तिब्बत मानते हैं। फिर आता है गंगानाथ झा, ब्राह्मीस देश
डी क्लास कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, गाइल्स जो कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी, गार्डन चाइल्डर्स मेयर पिंक, दक्षिण रूस, पेनका हर्ट, जर्मनी, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, सप्त संदेव देश। अन्य प्राचीन शब्दावली, ठीक है, मतलब अन्य प्राचीन शब्दावली, अन्य प्राचीन शब्दावली। तो उर्दर को कहते थे अनाज नापने वाला पात्र के लिए, गौरी को कहते थे भैंस को कहते थे, होता को कहते थे प्रार्थना करने वाले पुरोहित, एवं उद्गाता को कहते थे सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित, अथर्वयु को कहते थे कर्मकांड एवं पशु बलि देने वाला पुरोहित, ब्रह्मा को कहते थे यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाले पुरोहित, ब्राह्मी को कहते थे चावल, तक्षण को कहते थे पढ़ाई, निष्क को कहते थे मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द, वज्रपति को कहते थे चरागाह का शब्द अधिकारी, अथर्ववेद को कहते थे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पर विद्वान ने सर्वाधिक भाष्य लिखे हैं अगस्त्य, ठीक है। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद काल में सती प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। ऋग्वेद काल आकाश के देवता सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवृत, आदित्य आदि, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। शताब्द ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। गाय को अज्ञान न मारने योग्य माना जाता था। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अर्थवर्ग में संबंधित है। पाशव पुण्य तथा स्वर्ण नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पाणी या दास कहा जाता था। ऋग्वेद में वेद या चिकित्सक को भेषज कहा जाता था। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख बारंबारता यानी कि ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख, ठीक है। तो ओम का उल्लेख जो है 1028 बार, जन का उल्लेख जो है 275 बार, वर्ण का उल्लेख 23 बार, राष्ट्र का उल्लेख 10 बार, गण का उल्लेख 46 बार, पुषण का उल्लेख 8 बार एवं ग्रह का उल्लेख 90 बार एवं माता का उल्लेख 234 बार एवं राजन्य का उल्लेख 1 बार एवं वरुण का उल्लेख 30 बार एवं सूर्य का उल्लेख 10 बार एवं रुद्र का उल्लेख 3 बार, ग्राम का उल्लेख 13 बार, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, सभा का उल्लेख 8 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार।
गंगा का उल्लेख 1 बार, विष का उल्लेख 171 बार, ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार, सेना का उल्लेख 20 बार, इंद्र का उल्लेख 250 बार, गो का उल्लेख 176 बार, अश्व का उल्लेख 315 बार, समुद्र का उल्लेख 1 बार, पिता का उल्लेख 335 बार, सूत्र का उल्लेख 1 बार, विधत का उल्लेख 122 बार, विष्णु का उल्लेख 6 बार, मित्र का उल्लेख 1 बार, कुल्प का उल्लेख 2 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, सोम का उल्लेख 120 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, कृष्ण का उल्लेख 24 बार, ओम का उल्लेख 128 बार, जन का उल्लेख 275 बार, स्वर्ण का उल्लेख 23 बार, राष्ट्र का उल्लेख 10 बार, गण का उल्लेख 46 बार, पूषण का उल्लेख 8 बार, ग्रह का उल्लेख 90 बार, माता का उल्लेख 234 बार, राजन्य का उल्लेख 1 बार, वरुण का उल्लेख 30 बार, सूर्य का उल्लेख 10 बार, रुद्र का उल्लेख 3 बार, ग्राम का उल्लेख 13 बार, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, सभ्य का उल्लेख 8 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, विष का उल्लेख 171 बार, ब्रह्मांड का उल्लेख 14 बार, सेना का उल्लेख 20 बार, इंद्र का उल्लेख 250 बार, गो का उल्लेख 176 बार, अश्व का उल्लेख 315 बार, समुद्र का उल्लेख 1 बार, पिता का उल्लेख 335 बार, सूत्र का उल्लेख 1 बार, वेदत का उल्लेख 122 बार, विष्णु का उल्लेख 6 बार, मित्र का उल्लेख 1 बार, कल्प का उल्लेख 2 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, सोम का उल्लेख 120 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, कृष्ण का उल्लेख कृषि का उल्लेख 24 बार। फिर आता है रीत को नैतिक व्यवस्था का नियम कहा गया है। अग्नि को देवता एवं मानवों के बीच मध्यस्थता भूमिका निभाने वाला देवता, मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। प्राचीन भारत को देव महाकाव्य रामायण तथा महाभारत वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। पुरातात्विक स्रोत चित्रित, धसूर, मुद्रभाण, PGW, लोहा, स्थायी निवास। साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्य उपनिषद। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य अंतरिक्ष खेड़ा 150 ईसा पूर्व, गांधार ईसावी 1000 ईसा पूर्व, गंगा यमुना दोआब 800 ईसा पूर्व। 4 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई जयखेड़ा, हस्तिनापुर, नुहा तथा अतरंगी खेड़ा में सर्वाधिक लोहास्त्र मिले हैं। 700 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रसार उत्तर प्रदेश तथा विदेह में हुआ। उत्तर वैदिक काल के बारे में फिर अपन लोग जानेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक स्रोत चित्रित, दूसर, मत्रभाण, लोहा, स्थायी निवास। साहित्य स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्य उपनिषद। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य अतरंगी खेड़ा 1050 ईसा पूर्व, गांधार क्षेत्र 1000 ईसा पूर्व, गंगा यमुना दोआब 800 ईसा पूर्व। 4 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई जखेड़ा, हस्तिनापुर, लोहा तथा उतरंजी खेड़ा में सर्वाधिक लोहास्त्र मिले हैं। 7000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रसार उत्तर प्रदेश तथा विदेह में हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस कहा गया है। प्रारंभ में उनकी राजधानी असंध निवात थी। कालांतर में हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी। महत्वपूर्ण राजा हुए बल्हिक, प्रतिपीय राजा परिलक्षित, जनमेजय आदि। अथर्ववेद में पराक्षित का उल्लेख मिलता है। जनमेजय ने एक नाग्यज्ञ को
2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अतिम्ब कुरुवंशी शासक नीचक्षु अंतिम कुरुवंशी ने बाढ़ से वनिष्ठ होने के कारण हस्तिनापुर की जगह कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। कौन? नीचक्षु। महाभारत कुरुक्षेत्र का गृह युद्ध 950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 950 ईस्वी में हुआ था। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तरवस एवं कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। मध्य दोआब आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण शासक प्रवाण जबाली थे। अरुणी एवं श्वेतकेतु इसी क्षेत्र में से संबंधित थे। गंगा, यमुना, दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ, जिसके किनारे कोसाल राज्य स्थित था। आर्यों का विस्तार सरस्वती नदी से वर्णवती नदी के किनारे हुआ और काशी की स्थापना हुई। सतांदनीगढ़ गंडक के किनारे विदेह माधव ने विदेह की नींव डाली। विदेह माधव ने अपने गुरु राहुल गण की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया। यह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रजा की पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूतखोर को कुशीलीन कहा गया है। परुणार्थ मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख के मध्य सामंजस्य हेतु धर्म, न्याय, सद्गुण, नैतिक कर्तव्य पालन, अर्थ की प्राप्ति और मर्यादा से उपयुक्त काम, धर्माचरण एवं सृष्टि के विकास हेतु संतोषोन्नति मोक्ष जीवन चक्र से युक्त। उत्तर वैदिक काल जो है शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नों का विवरण मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। ऋग्वेद में राजा के देवी अधिकारी की पुरु द्वारा घोषणा मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा सुनियोजित रूप से ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत मिला है। देवता द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात सोम को राजा नियुक्त कर तथा उनके नेतृत्व में जितना राजा की शक्ति में वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा निर्वाचित राजा विस्पति कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक दृष्टिहेतु पोषायन को सृजन द्वारा सिंहासनयुक्त किया जाने की जानकारी देता है। तांडेय ब्राह्मण में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में अब राजा को राष्ट्रिक कहा जाने लगा, जो निरंकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता था। शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमता जनता का भक्षक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा गया जाता था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ होता था, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से चौथा आश्रम भी इस व्यवस्था का अंग बन गया। 4 आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल एवं सूत्र काल में स्थापित हुई।
यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वार प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। जबलापनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चा हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिला। विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तिरीय संहिता में मिला। विधवा पुत्र को देदीपत्य कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। कांठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोध और ब्राह्मण विरोध धार्मिक अध्यापकों को श्रमक नामक से जाना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर स्त्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। अथर्ववेद में सिंचाई के रूप में वर्णकूप और नहर का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परिलक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है। छंदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। सिंधु और वैदिक सभ्यता के अंतर क्या? वैदिक तथा सिंधु सभ्यता अंतर। वैदिक सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता में अंतर। और एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। एक सेकेंड। वैदिक सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता अंतर। वैदिक सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता में अंतर। वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता पे। घोड़े एक महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता में गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। सिंधु सभ्यता मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों एवं पाषाण मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्तियों की पूजा होती थी। वैदिक सभ्यता में आर्य अस्त्र शस्त्र तक कवच जैसे, सिंधु सभ्यता में रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं थी। वैदिक सभ्यता में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता। हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है। सिंधु सभ्यता में मोहरों, व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है। वैदिक सभ्यता में वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा था। ठीक है, तो आपका वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर।
अब बारी है 16 संस्कार। 16 संस्कार 16 सेकंड अच्छे से बोल लेता हूँ। हाँ 16 संस्कार 16 संस्कार 16 संस्कार। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। पहला गर्भधान, पुंसवन, समान्तोन्नयन, जंतकर्म, नामकरण, निष्ठकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, कशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। पहला है जी गर्भधान, संतान की प्राप्ति के लिए, पुंसवन, पुत्र की प्राप्ति के लिए, सीमांतोन्नयन, गर्भ के संतान की रक्षा के लिए, जातकर्म, बच्चे के उत्पन्न होने पर किए जाने वाला संस्कार, नामकरण, नाम रखने जाने वाला संस्कार, निष्ठाकर्म, पहली बार घर निकलना, अन्नप्राशन, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ, चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार, कर्णछेदन, कान में छेद करना, विद्यारंभ, शिक्षा प्रारंभ करना, उपनयन, यज्ञोपवीत धारण, वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ, केशांत, केश का अंत अर्थात मुंडन, समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर, विवाह, शादी के समय संस्कार, अंत्येष्टि, दाह संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार कंप्लीट। फिर आता है पदाधिकार, मतलब उस समय कौन पदाधिकार पे क्या क्या बोलते। ठीक है, एक सेकंड यार। अधिकारी मतलब पदाधिकारी कौन क्या था किस समय, तो आप लोगों का वैदिक सभ्यता के समय पे। तो राजा जो है, राजा को राजा कहते थे, पुरोहित को जो है मंत्री, ठीक है, महिषा को पटरानी, ग्रामीण को गांव का मुखिया, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, अक्षवापा को पैसे की खेल में राजा का सहयोगी, सेनानी को सेनापति, युवराज को राजा का बड़ा बेटा, सुत जो है सारथी, शत्रु जो है प्रतिहारी, भागदूत जो है कर संग्रहित, पालागल जो है राजा की मित्र और विदूषक का पूर्वज। ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण, ये सब होते थे। ऋषि ऋण जो है प्राचीन ज्ञान, विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य, पितृ ऋण जो है पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, देव ऋण जो है देवताओं एवं भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व, पंच महायज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, राजाओं हेतु यज्ञ, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्ठ यज्ञ। ऐतरेय ब्राह्मण में शासन प्रणाली, पूर्व सम्राट सम्राट, पश्चिम स्वराज स्वराट, उत्तर विराज विराट, दक्षिण भोज भोज, मध्य देश राज राजा। विवाह के 8 प्रकार। विवाह के प्रकार, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त वर को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करना। देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह।
ठीक है, ये सब 8 विवाह हो गए। फिर हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था। इन महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में मिलता है। कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम मलिनी था। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र दक्ष ने की थी। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख, तो जनपद के बारे में 16 जनपद जो है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल, चेंद, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, अस्म, अवंती, मत्स्य। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेंद, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, अवंती, मत्स्य। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी सांकेत एवं श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारापाव, चेंदी की राजधानी सुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रथ, पांचाल की राजधानी अहिच्छंद्र, सुरसेन की राजधानी मथुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी रजपुरा, अस्मक की राजधानी पोतान एवं अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अंग जो है बिहार में, ठीक है, मगध भी बिहार में, काशी जो है वाराणसी, कौशल जो है उत्तर प्रदेश, वज्ज जो है बिहार, मल जो है उत्तर प्रदेश, चंद जो है उत्तर प्रदेश, वत्स जो है उत्तर प्रदेश, कुरु जो है मेरठ हरियाणा, पंचाल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, सुरसेन जो है उत्तर प्रदेश मथुरा, गांधार जो है पेशावर तथा कश्मीर, कंबोज जो है उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत, अस्मक जो है गोदावरी क्षेत्र, अवंती जो है मध्य प्रदेश और मत्स्य जो है जयपुर के आसपास। फिर आप लोगों का गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रद्योता था। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसन्नजित था। मगध का राजा बिम्बिसार गौतमी बुद्ध का मित्र था, संरक्षण था। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था। बुद्धिकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे एवं कंबोज के क्षत्रिय को वरदास्त्रवी जीवन कहा गया। बुद्धकाल 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे। गांधार एवं कंबोज के क्षेत्र को वरदास्त्रविक जीवन कहा गया। उत्तरापथ मार्ग उत्तर प्रदेश से पुष्कलावती, तक्षशिला से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता है। दूसरा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था। तदुपरांत उत्तरापथ मार्ग से संबंध हो जाता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चतुर्थ मार्ग जो है
तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रवणस्ती तक जाता था। चतुर्थ मांगू कच्छ से मथुरा तक जाता था। दक्षिण मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था। इस व्यापारिक मार्ग पर व्यापार की बहुमूल्य वस्तुओं मुक्ता मणि हीरा सोना शंख आदि के कारवां चलते थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त एवं पश्चिमी तट पर मृगकच्छ महत्वपूर्ण पतन थे। प्राचीन कालीन धर्म जैन धर्म बौद्ध वैष्णव शैव ईसाई एवं इस्लाम धर्म। जैन धर्म जो है जैन परंपरा के अनुसार, ठीक है। अभी जो है अपन लोग देखेंगे जैन धर्म जैन धर्म जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव तथा आदिनाथ थे। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ विघ्नरहित कहलाते थे। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडली ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को जमृक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा था।